So kids, our next lecture in the series of chapter cell is the important cell organ called endoplasmic reticulum. इसको हम शॉर्ट फॉर्म करके ER बोलते हैं। देखिए है क्या ये, इट्स अ नेटवर्क सिस्टम of membranes in cytoplasm. And they are the site of synthesis of proteins, इसके अलावा बेटा लिपिड्स, कोलेस्टेरॉल और स्टीरॉइड्स। मोस्टली स्टीरॉइड्स जो हैं वो हमारे हार्मोन्स हैं। इसके अलावा म्यूकस भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। खास बात ये है, इट्स प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट्स। It's present in eukaryotic cells only, beta. And they are also known as ergastoplasm. They are also known as ergastoplasm. कब पता लगा हमें इनके बारे में? ईयर 1945। बायोलॉजिस्ट कौन थे बेटा जिन्होंने हमें डिस्क्रिप्शन दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? वो थे पोर्टर। देखिए, क्योंकि ये नेटवर्क सिस्टम है बेटा, यानी ये कोई छोटा मोटा स्ट्रक्चर नहीं है। इट इज बिग इन साइज, सो इट ऑक्यूपाइज मोस्ट स्पेस इन cytoplasm and is prominent in young cells as compared to older cells. आइए थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक सेल है, इसमें न्यूक्लियस है। हमें पता है न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन होती है बेटा, आउटर और इनर, और इनके बीच में पैसेजेस होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आउटर मेम्ब्रेन से ये नेटवर्क शुरू होता है। याद रखिए, आउटर मेम्ब्रेन से नेटवर्क शुरू होगा। तो ये कुछ नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है और आप देख रहे हैं इसका ओरिजिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से है। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स का अटैचमेंट मिलता है। आप देख रहे हैं इसकी मेम्ब्रेन से राइबोसोम अटैच्ड है, अंदर नहीं है, बाहर मेम्ब्रेन पे अटैच्ड है। ये वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिस पे राइबोसोम अटैच्ड है बेटा, इसलिए इसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा गया है बेटा। ठीक है, देखिए न्यूक्लियस के अंदर हमें डीएनए मिलता है, राइट। ये डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होना इस पूरी प्रोसेस के लिए एक हेल्पफुल स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है। यानी यूँ कहें, एक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन होती है। अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से सब्सटेंस बन के सेल में और सेल के बाहर मूव कर पाता। इसके अलावा कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी है जो स्मूथ है, जिसमें राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं है। तो ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बेटा हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। या ए ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जा सकता है। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ कब होती है, जब उस पर राइबोसोम जुड़ा होता है, और जब राइबोसोम नहीं होता तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली न्यूक्लियस से दूर पर मिलती है। इट अकर्स स्लाइटली ऑन द outer side or the periphery of the cell, whereas you can see the rough endoplasmic reticulum is found often or more than often attached to the nucleus or around the nucleus. जैसा कि हम देख सकते हैं इस इलस्ट्रेशन में, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके पास गोल्जाई अपरेटस से गोल्जाई बॉडी है, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमें ध्यान ये देना है और समझना इसे है कि जो भी प्रोडक्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना है वो ग्रेजुअली मूव कर रहा है। इसको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ राइबोसोम जो प्रोटीन बना रहे हैं बेटा, वो प्रोटीन इस सेल के बाहर कहीं पे उसकी ज़रूरत है।
इसका मतलब ये है कि उसको पहले बनाएंगे, फिर उसमें थोड़े से हम मॉडिफिकेशंस करेंगे, और फिर और जो ज़रूरत मॉडिफिकेशन में ज़रूरी चीज़ें हैं वो यहाँ होंगी, फिर उसको आप पैक करेंगे, स्टोर करेंगे, और फिर हम उसे सेल के बाहर भेजने की तैयारी करेंगे फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो आप एक फैक्ट्री की प्रोडक्शन लाइन की तरह आप इसे समझ सकते हैं कि रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट को उसकी फिनिशिंग दी जाती है, और फिनिशिंग करने के बाद उसको पैक किया जाता है, स्टोर करके उसे रवाना कर दिया जाता है अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये राइबोसोम्स जो हैं बेटा, ये इस प्रोटीन को बना के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में जो खाली स्पेस है वहाँ पे प्लेस कर देते हैं। यानी ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, ये अब आगे बढ़ेगा। यहाँ पे इसमें स्लाइट मॉडिफिकेशन होता है। याद रखिए कि विद इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्लाइट मॉडिफिकेशन होती है। धीरे धीरे ये मूव करता हुआ बाहर इन नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स में एंटर कर जाता है, और इन नॉब लाइक स्ट्रक्चर को हम वेसाइकल्स। तो ये छोटे बबल्स जैसे हैं, पर ये बबल किससे फिल्ड अप हैं? प्रोटीन से, जो थोड़े से मॉडिफाई हुए हैं। उसके बाद ये प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकल के वेसाइकल के फॉर्म में कहाँ पहुँचते हैं? गोल्जाई बॉडी की तरफ। और जैसा आप देख रहे हैं कि ये वेसाइकल्स गोल्जाई बॉडी से अटैच होके पास ऑन के इसके अंदर, और ये आगे ट्रेवल करते हैं। लेकिन इस जर्नी के दौरान यहाँ पे मेजर मॉडिफिकेशन होती है। इस मेजर मॉडिफिकेशन के बाद इन प्रोटीन्स की पैकेजिंग की जाती है, यानी स्मॉल पैकेट्स बनाए जाते हैं, और पैकेजिंग के बाद इनको हम स्टोर करते हैं, यानी स्टोरेज का काम करते हैं। और फिर यही प्रोटीन्स आगे आकर फिर वेसाइकल्स के फॉर्म में बाहर आते हैं। आप देख रहे हैं ये भी वेसाइकल्स ऐसे ही हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से शूट आउट करती हैं या बड ऑफ करती हैं, और ये वेसाइकल्स अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जा रहे हैं, और एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से ये सेल के बाहर आ जाते हैं। एक बार समराइज कर सकते हैं, राइबोसोम्स की हेल्प से प्रोटीन बनते हैं, और वो प्रोटीन इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो खाली जगह है वहाँ पे आते हैं, और इस खाली स्पेस को हम ल्यूमन कहते हैं। क्या कहेंगे? ल्यूमन। यहाँ पे इनमें थोड़े से चेंजेस आते हैं जिन्हें हम स्लाइट मॉडिफिकेशन कहते हैं।
वेसिकल्स के फॉर्म में ये बाहर आते हैं और अटैच होते हैं गोल्जाई बॉडीज़ से। गोल्जाई बॉडीज़ में पहुंच के यहाँ पे फिर इनमें मॉडिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, और मॉडिफिकेशन होने के बाद जब फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है तो उसकी पैकेजिंग और स्टोरेज का काम होता है। ये मूव करते हुए वेसिकल्स के फॉर्म में ही बाहर आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में, और वहाँ से दे मूव टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन and then go out of the cell by the process called exocytosis. I hope ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, एक अच्छी बात ये है कि इस प्रोसेस को पढ़ते पढ़ते हमने गोल्जाई बॉडी का भी मेजर फंक्शन देख लिया है। आइए अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस की ओर रुख करते हैं। अभी हमने देखा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स की हेल्प से प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। ये ज़्यादातर वो प्रोटीन्स हैं जो सेल के अपने यूज़ में नहीं आएंगे, लेकिन बॉडी के किसी पार्ट में इनका कोई ना कोई फंक्शन होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स बनते हैं। तो बच्चों, आपको याद है कि प्रोटीन और लिपिड दोनों सेल मेम्ब्रेन का इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल पार्ट है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन और लिपिड बन रहे हैं, उनका जो यूज़ है वो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में किया जाता है, और इस मेम्ब्रेन फॉर्मेशन को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको अच्छे से हम समझेंगे और याद भी रखेंगे। आपने देखा कि सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफ़ी ज़्यादा स्पेस कवर करता है। तो इसी वजह से इसका एक प्राइम फंक्शन जो है वो सेल को सपोर्ट देना है। इट मेक्स द सेल रिजिड as it provides support framework तो यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट का एस्पेक्ट है जो इम्पोर्टेंट है। अभी हमने देखा किस तरीके से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन उसका ट्रांसपोर्ट है। सो ER facilitates transport of material. इसके बाद पैकेजिंग का फंक्शन है जो ये गोल्जाई बॉडी के हेल्प के साथ कंप्लीट करता है, जिसको भी हमने डिस्कस किया।
इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। It occurs in liver cells. In liver cells, the smooth endoplasmic reticulum, याद रखिए ये काम smooth endoplasmic reticulum का है। The smooth endoplasmic reticulum converts harmful drugs, toxins, insecticides and pollutants, etc. into less harmful substances. इसके बाद लास्ट फंक्शन हम देखेंगे ऑर्गेनेल फॉर्मेशन। ER plays important role in formation of Golgi apparatus और Golgi bodies, इसके साथ ही साथ lysosomes and vacuoles. So with this we finish with the endoplasmic reticulum. आई होप आप सभी बच्चों को ये टॉपिक समझ में आया होगा और अपने फीडबैक आप लोग ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। थैंक यू।